लास्ट क्लास में हॉलीडेज के पहले हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला रिएक्शन हमने देखा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। याद है सबको? देख के तो नहीं लग रहा किसी को याद है। अभी हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर कर रहे थे वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन याद है सबको? sp sp2 sp3, फिर बेस्ड ऑन दैट फिर हम शेप या फिर ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, राइट। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने हो सकते हैं, या नोमेनक्लेचर कैसे हम कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे हम लिख सकते हैं। फिर हमने 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखे थे। इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक हमने और देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा 11th क्लास में 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक से रिलेटेड। एक हमारा अभी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसके बाद है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया, बस एक इसका टॉपिक और रहता है, वो आइसोमेरिज्म है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जितना हमने पुराना पढ़ा है वो हम रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि मैंने बोला हाइड्रोकार्बन्स है, उसमें जितने भी अभी तक तुमने पढ़ा, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस हो गया, या फिर बेंजीन हो गया, ये कौन कौन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनको तुम कैसे लैब में प्रिपेयर कर सकते हो, वो हम रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग? कुछ याद है थोड़ा बहुत? मार्कोव-निकोव रूल बताया था मैंने। सपोज यहाँ पे हम कोई भी एल्कीन ले रहे हैं, अब सपोज यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, सपोज HCl ऐड करना है, तो कौन से वाले पे ऐड करेंगे? मार्कोव-निकोव रूल में क्या बताया था मैंने? किसी को कुछ भी याद नहीं है? मार्कोव-निकोव रूल में मैंने बताया था, सपोज यहाँ पे HCl है, H प्लस और Cl माइनस। ध्यान से देखोगे, मैं टेस्ट में यही क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गए, इतना सिंपल, सबको पता है। ठीक है, अब देखो मार्कोव-निकोव रूल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एल्कीन में 2 कार्बन है, एक ये वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया। मार्कोव-निकोव रूल में मैंने क्या बताया था, जिस पे कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे। अब 1 और 2 में से हाइड्रोजन किस पे ज्यादा है? 1 पे है। तो अब देखो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, और जो H है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और Cl जो है वो सेकंड वाले पे अटैच हो जाएगा। बस इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। समझ गए? किसी को डाउट है? मार्कोव-निकोव रिएक्शन है, रूल है, इसमें लगेगा। दूसरा मैकेनिज्म भी बताया था, पर तुम लोग को वो डिफिकल्ट लग रहा था, राइट। तो हमने मार्कोव-निकोव रूल किया था, उसमें हम इस तरीके से करते हैं। लिख लो जिसको लिखना है। इस वाले फैन का स्विच पीछे है।
छुट्टी एंजॉय की है सबने? कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया लगता है। पढ़ा है किसी ने छुट्टी वाले दिन कुछ भी? कुछ खोला था कॉपी किताब कुछ भी? यूट्यूब देखा था किसी ने? वीडियोस? लेक्चर्स तो नहीं देखा होगा, शॉर्ट्स देखे होंगे। आप 12th में जाने वाले हो? लिख लिया सबने? नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो अभी हमने एडिशन रिएक्शन किया उसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे इसमें। इस वाले में हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH। उस दिन मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया था। तो इसमें क्या होता है, एक जगह से हम ये रिमूव करते हैं Cl, नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब देखो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो अब जब हम ये वाले को रिमूव करते हैं और इस वाले को रिमूव करते हैं तो इसका भी एक बॉन्ड खाली रह जाता है और इस वाले का भी एक बॉन्ड अभी खाली है। तो अब ये कार्बन कार्बन क्या करेगा, एक दूसरे के साथ प्लस माइनस करके लिंक हो जाएगा। या और दूसरे तरीके से हम क्या देख सकते हैं, Cl जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, इस वाले पे नेगेटिव। तो मैंने बोला था जहां पे भी दो कार्बन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये करवाए हुए रिएक्शन से पहले से आ गया समझ में? लिख लो। इसमें हम सेटजेफ रूल भी अप्लाई करते हैं, वो भी कराया हुआ है। आज इतने कम लोग क्यों आए, पता नहीं था क्लास है आज, कि पता था लेकिन आना नहीं था। तुम लोग के स्कूल के एग्जाम्स भी होंगे अभी, कि नॉन अटेंडिंग है सबका? अटेंडिंग हो कोई यहाँ पे? सारे नॉन अटेंडिंग? स्कूल वाले बुलाते नहीं एग्जाम के लिए? फाइनल्स के लिए भी नहीं? फाइनल्स के लिए तो बुलाते होंगे, तभी 11th से 12th में जाओगे।
आगे बुला लूंगी अब, अकेले बैठोगे? हो गया सबका ये वाला? नेक्स्ट हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में मैंने 3 टाइप करवाए हैं। पहला वाला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल वाले में क्या बताया था कि सपोज हमारे पास कोई भी यहाँ पे एल्केन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें अगर कोई भी रेडिकल डालोगे Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी स्ट्रॉन्ग सनलाइट या कोई भी लाइट के प्रेजेंस में, जिसको कि हम एच म्यू से डिफाइन करें, म्यू का मतलब होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब तुम लोग को थोड़ा बहुत भी याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि यहाँ पे जो हैलोजन होता है उसको हम F2, Cl2, Br2 और I2, इनमें से कौन कौन से लेते हैं और कौन कौन से नहीं लेते हैं? देखो रिएक्शन में अभी ये 12th क्लास में जब जाओगे, ऑर्गेनिक का सबसे पहला रिएक्शन ये होगा और ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो तुम्हें कोई क्वेश्चन में पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, पर मैकेनिज्म में से कोई भी एक स्टेप उठा के तुमसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे क्यों है और ऐसे क्या हो रहा है। जरूरी नहीं कि मैंने मिथेन करवाया तो तुम्हें मिथेन ही आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। डजंट मीन कि तुम ये रिएक्शन याद कर लोगे, मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं एक एक ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि बुक में तुम्हें सिर्फ एक लाइन मिलेगी कि ये इसको नहीं हम ले सकते, इसको नहीं ले सकते, पर क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछेगा, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखो मैंने उस दिन क्या बताया था कि जब हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, कौन अभी बात कर रहा था? आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। 4 लड़के हो, पता चलता है कौन बात कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे मैंने बोला था अगर डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। तो अब जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स ये जो एफ एफ बॉन्ड है इसको ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी। तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ज्यादा इक्विपमेंट्स या रिएजेंट्स या फिर हमें ज्यादा कुछ इसको देना पड़ेगा। इसीलिए इस वाले को हम यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। ये वाला देखो इन दोनों की मीडियम सी होगी, तो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। लास्ट वाला देखो, ये जो आयोडीन है मैंने बताया था इस वाले की सबसे कम होती है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। बट जब हम इसको लैब में यूज करते हैं, ये वाला रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ I2 के साथ, तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना देता है, जिसको कि सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात सबको कि उसमें से हम वो दोनों ही यूज करते हैं, बाकी ऊपर और नीचे वाले नहीं यूज करते। सेकंड बात मैंने क्या बताई थी कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो एच म्यू जो है, मतलब जो हम यहाँ पे सनलाइट यूज कर रहे हैं, दैट इज अ फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अभी आइडियली अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन में ज्यादा पैसे नहीं लगे होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो हम इस वाले मैकेनिज्म के थ्रू जा सकते हैं। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जब लाइट होती है उसके प्रेजेंस में ये जो Cl है वो एक प्लस में और एक माइनस में स्प्लिट हो जाता है, सॉरी रेडिकल में स्प्लिट हो जाता है। इसमें रेडिकल में क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। Cl बना होगा तो यहाँ पे इसके आउटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी शेयरिंग हुई होगी, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा। तो जब हम इसको बीच से ब्रेक कर देंगे तो ये रेडिकल में सेपरेट हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स हम इसलिए नहीं शो करते क्योंकि बाकी सारे मतलब पेयर्ड है ऑलरेडी। ये वाला जो है ये अभी रिएक्टिव है, तो अब ये वाला जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे CH4 है, इसमें से एक H को रिमूव करेगा,
सपोज यहाँ पे जो H है इन सबका बॉन्ड बना होगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, सबका यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसकी इसके साथ शेयरिंग है, इसकी इसके साथ शेयरिंग है, इसकी इसके साथ शेयरिंग है, इसकी इसके साथ शेयरिंग है। अब ये जो होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। सनलाइट जो फ्रीक्वेंसी स्प्लिट करता है या एमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो होगा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक को रिमूव करेगा और इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल ये हो गया, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक की जगह पे किसी और को अटैच करना, किसी एक को हटा के उसकी जगह पे लग जाना। तो अब क्या होगा यहाँ पे CH3Cl और साथ में बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, ये जो H निकला और एक जो हमारा Cl रह गया उसके साथ HCl निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है इधर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में अगेन यहाँ पे सबका अगेन यहाँ पे है रेडिकल्स। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन कंटिन्यूसली टेक प्लेस करेगा। अब अगेन यहाँ से CH बॉन्ड हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2Cl2। अगेन यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, फिर वो रिमूव हो जाएंगे, CHCl3। लास्टली हमारे पास क्या बच जाएगा, CCl4 और HCl जो है वो हर स्टेप में निकलेगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब देखो हमने जब स्टार्ट किया था रिएक्शन तो मैंने कहा था कि यहाँ पे जो H म्यू है, मतलब ये जो सनलाइट है, दैट इज अ फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी और ये मेथड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है स्टार्टिंग में। पर जब हमने यहाँ पे चारों प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद इन चारों को सेपरेट आउट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्टार्टिंग हुई थी, डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई थी, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिएक्शन है ये। तो साइंटिस्ट को लगा था, जिसने भी ये सिंथेसाइज किया था, कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चीपेस्ट है, तो ये चीप मेथड हम यूज कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब इसको सेपरेट आउट करना पड़ा तो वो सेपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। लास्ट टू लास्ट क्लास के पहले मैंने बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब देखो, सपोज यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगी तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम रहा होगा, तो कम होगा दैट मीन्स कि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम हुआ होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस स्टेट में होता है, गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में होता है। तो अब देखो जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब जितना भी उसका ये हो जाएगा, अब देखो ये वाला है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गैस, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गैस और लिक्विड, दिस वन लिक्विड, ये वाला सॉलिड। अब देखो यहाँ पे हम Cl यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दो दो Cl2 है, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इस वाले से ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स ये फॉर श्योर लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, अगेन ये वाला भी लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। ये क्लोरोफ्लोरोफॉर्म है जो हम पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे लिक्विड है और सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे है। तो अब इनको जो सेपरेट आउट करना है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। समझ गए, किसी को डाउट है लिख लो।
सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ लो किसी भी स्टेप पे। 12th क्लास में जाओगे तो सबसे इजी रिएक्शन यही होगा, स्टार्टिंग रिएक्शन है ये। प्रैक्टिस शीट मिली है सबको ऑर्गेनिक की? अभी तक एक भी नहीं मिली है। एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है सबके पास? ऑनलाइन होगी वो, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके पहले मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसका अगर हम नाम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और अगर इलेक्ट्रोफाइल? अब देखो, ये वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दैट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? कमी होती है। ये वाला जो होता है न्यूक्लियस लविंग, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिच है। और इसको तुम टिपिकली ऐसा एज अ बेस भी बोल सकते हो, बट नॉट प्रॉपर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस वाले को हम एज एन एसिड भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि कोई भी एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्मली, वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास Al3+ है और Mg2+ है, तो अब मैंने बताया था इस वाले का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो दैट मीन्स ये जो Al है ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। या इसको और दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं?
सपोज हमारे पास AlCl3 है और यहाँ पे MgCl2 है। अब इन दोनों में से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हमने देखा है तो कौन सा हो जाएगा? AlCl3 हो जाएगा। अब सपोज हमारे पास H2SO4 है और एक जगह HNO3 है, तो इस वाले में अगर हमने देखना होगा स्ट्रेंथ तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? H2SO4 होगा, क्योंकि जब हम इसका सेंट्रल चार्ज निकालेंगे एटम का तो ये +6 आ जाएगा, इस वाले का +5 आ जाएगा। अब देखो +6 इज ग्रेटर देन +5, तो दैट मीन्स दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन। इतनी बात समझ में आ गई? अभी देखो न्यूक्लियस लविंग में मैंने क्या बताया था, बहुत इजी था यहाँ पे, कि सपोज यहाँ पे कोई भी CH3 और यहाँ पे कोई भी हमारे साथ ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है कुछ भी, और इसके साथ हम सपोज कोई भी यहाँ पे Cl- है, इसको अटैक करवाएंगे या इसको एज एन HCl ले लो, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्लस में स्प्लिट हो जाएगा, ये वाला माइनस में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है ना अभी तक? वैसे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद डी ब्लॉक आता है। देखा है पीरियोडिक टेबल कभी? पता है ना sp ब्लॉक क्या होता है? स्टार्टिंग में ये जो दो ग्रुप्स होते हैं इसको हम s ब्लॉक कहते हैं, इस वाले को हम डी ब्लॉक कहते हैं, फिर उसके बाद इधर से जितने भी ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 18 तक ही होते हैं। ठीक है, 18 वाले जो होते हैं वो नोबल गैसेस होते हैं। अब यहाँ पे देखो डी वाले में क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे डी ब्लॉक वाले होते हैं। पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले में, मतलब इस पोर्शन में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो जनरली जब भी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका ट्रेंड देखते हैं किसी भी चीज का, तो हम क्या देखते हैं ट्रेंड में, सिर्फ एस और पी ब्लॉक को कॉमनली मान के चलते हैं। बोला जाता है, मतलब जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ट्रेंड बताएंगे, तो वो कहेंगे लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ऐसे साइज होगा, ऐसे ये होगा। पर हम अज्यूम क्या करते हैं, इस वाले ग्रुप को हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि एटम का जो साइज होगा वो इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये क्यों होता है ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर सपोज हम इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसको हम पीरियड बोलते हैं, और अगर अप टू डाउन जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप। मतलब अगर सपोज हम ऊपर यहाँ से हम देख रहे किसी एलिमेंट को, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो अगर सपोज तुम रो में देख रहे हो तो उस वाले को हम पीरियड कहते हैं, और अगर हम सपोज अप टू डाउन जा रहे हैं तो इस वाले को हम कहते हैं ग्रुप या फिर कॉलम। तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो उल्टा होता है, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट देखो साइज जो होता है, दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड में ट्रेवल कर रहे हैं, साइज कम रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
अब देखो यहाँ पे 13 जो होता है वो एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली होती है, 14 जो होती है वो कार्बन फैमिली होती है। मतलब फैमिली का मतलब हो गया कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन हो गया, नेक्स्ट वाले का नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, इस वाले का फ्लोरीन, इस वाले को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, इस वाले में हम जितने भी नोबल गैसेस हो गए वो वाले हो गए सारे। ठीक है, एक बार पीरियोडिक टेबल देखना, समझ में आएगा। पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ोगे, अभी हमें जितना काम है हम वो देख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब अगर सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर सिंपल मैथ्स भी देखो, किसी चीज को बहुत ज्यादा हम बढ़ाएंगे, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी, तो ए का पार्ट हम बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो बी का पार्ट क्या हो जाएगा? कम जाएगा। मतलब सपोज कोई शॉपकीपर है, वो कोई चीज तुम्हें बेच रहा है, अगर वो अपना प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, किसी चीज का प्राइस जो है वो हाई कर देगा ताकि उसका प्रॉफिट हाई हो जाए, तो तुम्हें क्या होना, ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा लॉस ज्यादा होगा। एक का प्रॉफिट ज्यादा है तो दूसरे का लॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब किसी एक का प्लस ज्यादा है तो तुम्हारा माइनस ज्यादा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी है। अगर कोई कोई एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और अगर कोई एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बाकी बस ये चीज याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड देखो, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस किया है, कार्बन को प्लस दिए, ऑक्सीजन को माइनस दिया है। अभी तक तुम्हें लोगों ने कह दिया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो तुमने नेगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे देखो इस तरफ हम जा रहे हैं, तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूंगी तो साइज किसका ज्यादा होगा? कार्बन का साइज ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे ट्रेंड हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन से। इसीलिए जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे HCl भी है, इस वाले को भी हम कैसे ब्रेक करते हैं? H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखो साइज किसका ज्यादा होगा? H का ज्यादा होना चाहिए। बट जो हाइड्रोजन होती है इसकी जो जगह होती है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई होगा, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसकी जगह कंट्रोवर्शियल होती है, डिबेटेबल होती है। मतलब कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी इस वाले ग्रुप मेंबर से भी बिलोंग करती है, मैच करती है, और इसकी प्रॉपर्टी इस वाले ग्रुप मेंबर से मतलब हैलोजन वाले से भी मैच करती है। बट अभी वो हमारा काम नहीं है। अभी बस ये वाला समझ में आ गया सबको, इसको प्लस माइनस में हमने ब्रेक कर दिया, इस वाले को भी प्लस माइनस में ब्रेक कर देंगे, पर इसमें ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो लॉजिक हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अब देखो हमारा बेसिकली काम क्या है, यहाँ पे अगेन हम सब्सटीट्यूशन करवा देंगे। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक को हटा के उसकी जगह पे दूसरे को लगा देना। दूसरा वर्ड एक मैंने यूज किया था, लिविंग ग्रुप। अब देखो लिविंग ग्रुप के नाम से पता चल रहा होगा, लिविंग मतलब जो बहुत जल्दी डिटैच हो जाए या फिर लीव कर दे। मतलब अगर हम रिएक्शन करवा रहे तो ये OH माइनस निकल जाए और उधर से जो इनकमिंग है जो भी अटैच होना चाहता है वो आकर के अटैच हो जाए। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो दैट मीन्स
अगर हम इस वाले को ब्रेक करें तो ये वाला एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, H+, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन हम किसका करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें जो मेन रोल होगा वो किसका हो जाएगा, Cl- का हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे बस OH- निकल जाएगा और Cl यहाँ पे आके लग जाएगा, CH3Cl+, ये H+ और OH- मिलके क्या बनता है, H2। लिख लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, सबको समझ में आ गया। ये रिएक्शन फिर से 12th में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, और इसमें आगे और भी एप्लीकेशन आएंगे, इसीलिए अभी अच्छे से समझ लो। नहीं आया तो दोबारा बता दूंगी। सबको आ गया समझ में, सबको आ गया। हो गया सबका। अब देखो इसके पहले अभी जो हमने रिएक्शन किया था, अल्कोहल का करवाया था, CH3OH, और इसके साथ हमने HCl का रिएक्शन करवा दिया था। ध्यान से सुनोगे। अब देखो यहाँ पे इस वाले को ब्रेक करना, दैट टाइम इट वाज वेरी इजी,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था ये वाला प्लस में ब्रेक हो जाएगा, ये वाला माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डिफरेंस है। इस वाले को हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो। एरोमेटिसिटी पढ़ी है सबने, हकल्स रूल जो हमने देखा था, जैसे कि बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, जिसमें हम OH ग्रुप लगाते थे, हैलाइड हो गया। तो अब देखो जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उनका सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना इज इजी, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बट अगर सपोज यहाँ पे मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले लूं, तो अब सबको पता है यहाँ पे जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। याद है सबको? तो अब देखो अगर सपोज सेम रिएक्शन जो हमने ऊपर करवाया वो हम यहाँ पे करवाएंगे, तो क्या इज इट पॉसिबल? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इजी होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर इस वाले बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगी तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए इस वाले को ब्रेक करना इजी है, एरोमेटिक वाले को ब्रेक करना इज नॉट इजी। तो अगर अल्कोहल जो है या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करवा रहे हैं पार्टिसिपेट, तो वो एलिफेटिक होना जरूरी है, क्योंकि अगर एरोमेटिक होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा पार्शियल, जिसको कि ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके वजह से जो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करे उस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, यहाँ पे ये एलिफेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो अगर हम OH माइनस को हमने लीव कराना है, मैंने बोला लिविंग ग्रुप होना चाहिए अच्छा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है जो जल्दी से लीव कर जाए, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजी होगा। इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये CH3 प्लस और OH माइनस में निकल जाएगा। पर अगर सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब देखो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला कर लेगा। तो अब देखो जो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं रिएक्टिव होते हैं, तो अब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर किसी ना किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करेंगे। नोबल गैसेस होती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, तभी वो प्लस या माइनस चार्ज में चेंज हो सकता है, अनायन या कटायन में, या उससे ज्यादा क्या हो सकता है, रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। रेडिकल पता है सबको, इसके पहले किया था रेडिकल। तो या तो वो रेडिकल होना चाहिए, या अनायन होना चाहिए, या कटायन होना चाहिए। बेसिकली उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो बेंजीन है इसके ऊपर चार्ज भी आता है। जब हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, ऑर्थो या पैरा या मेटा, किस पे आता है? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद है? क्या होता है? देखो कॉपी में, ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा? कल सारे प्रैक्टिस करके आओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले तो ये लिखना है किसी ने। ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम डॉटेड रिंग्स में शो कर देते हैं। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है पार्शियल, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है,
अब देखो मैंने अभी बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो क्या होगा, या तो वो प्लस में चला जाएगा, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, एलिमेंट है, या तो वो माइनस में चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में तो ये पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसको कि क्लीव करना, ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब ये रिएक्टिव तो है, तो इसको किसी ना किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करना होगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये इसका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जस्ट फॉर रेफरेंस। एक्चुअल में हम इस वाले को ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम Cl2 ऐड करेंगे। इसके पहले जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था उसमें मैंने Hµ या फिर सनलाइट डाली थी, तो वो क्या होता है, रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। इस वाले में हम क्या डालेंगे, AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है क्रिस्टलाइन, मतलब जो ड्राई स्टेट में या ड्राई फॉर्म में एग्जिस्ट करे। AlCl3 हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये जो बोरॉन ग्रुप है इस वाले से एल्यूमिनियम भी बिलोंग करता है। तो अब देखो इस वाले में क्या होता है, जितने भी इनके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे। अब मैंने बताया था कि अगर तुम पोलर कुछ भी ले रहे हो ऐसा कि जो कि पोलर है, तो उसके साथ हम क्या लेते हैं, पोलर। अगर रिएक्शन का तुम्हारा रिएजेंट है या फिर तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो उसमें हम जो सॉल्वेंट या रिएजेंट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, पोलर लेते हैं। और अगर नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल ही ले रहे हैं अगेन। मतलब कि यहाँ पे अब देखो, इसके पहले जब सनलाइट थी तो ये रेडिकल में ब्रेक हो रहा था इस तरीके से, पर अभी हम इसको नॉर्मल डार्क लाइट में रख रहे हैं, मतलब डार्क में रख रहे हैं, लाइट नहीं दे रहे इसको। तो ये क्या होगा, एक प्लस में ब्रेक हो जाएगा और एक ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है। तो अब ये जो Cl प्लस होगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और ये वाला कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, Cl प्लस हो जाएगा। अब देखो ये जो प्लस वाला है इसको यहाँ पे कहीं पे भी अटैच होना है, तो ये प्लस वाला कहाँ पे अटैच होगा, जैसे मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल किसके साथ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल के साथ। अगर नॉर्थ नॉर्थ का करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये प्लस है तो ये कहाँ पे जाके बैठेगा, माइनस वाले पे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ रेफरेंस देखो, माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे है, इस वाले को हम कहते हैं ऑर्थो, इन दोनों पोजीशंस को। इस वाले को इप्सो कह देते हैं, इस वाले को मेटा कहते हैं, इस वाले को हम पैरा कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आकर के बैठेगा, या तो ऑर्थो पे बैठेगा या फिर पैरा पे बैठेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो प्रोडक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे जो H होगा वो निकल जाएगा, तभी तो यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ पे प्लस चार्ज निकलेगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H प्लस निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएंगे दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको। एक और चीज, यहाँ पे जो Cl प्लस है, अब Cl माइनस कहाँ पे गया होगा, मैंने बोला था ये वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मतलब कि इसके ऊपर क्या आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस वाले पे जाएगा और कुछ देर के लिए क्या बना लेगा, अगेन जब रिएक्शन हो जाएगा फिर से ये इस वाले फॉर्म में
वापस आ जाएगा, फिर से कैटलिस्ट के जैसा यूज हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता, बस वो रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये वाला याद रखना, ये वाला हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसे बिहेव करेगा, या फिर ये जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट और जितने भी इफेक्ट्स हमने किए हैं वो प्रैक्टिस करके आओगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अभी तक किए हैं वो याद से प्रैक्टिस करके आओगे, चेक करूंगी मैं। जो लोग एब्सेंट है उनको भी इन्फॉर्म कर देना, कर दोगे ना इन्फॉर्म? सबके पास एक दूसरे का नंबर होगा कि नहीं है? किसी को डाउट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? नेक्स्ट मैंने बताया था H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आता है सबको? H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। ये रिएक्शन करवाओ।
हो जाएगा, उम्मीद है कुछ। हो गया, बन गया। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना कम से कम, इधर इन इस साइड बना। जिसको नहीं आता वो देख सकते हो यहाँ पे। जब भी हम कुछ भी सल्फर का कोई भी एसिड बनाते हैं तो हम क्या ट्राई करते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो अब देखो क्या करो, यहाँ पे सबके साथ डबल बॉन्ड बना दो, जिसके जिसके साथ। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स भी है, उसको भी हमने एडजस्ट कराना है। तो अब डायरेक्टली एस और एच का बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के थ्रू बनाएंगे। तो एक यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे डबल बॉन्ड रब करके, एक यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब देखो हमने यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या जो H प्लस निकाल देता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमने H प्लस को निकाल देते हैं, इस वाले कंपाउंड में हम क्या करते हैं, H प्लस को निकाल देते, उसकी जगह कुछ और सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। तो अब देखो सपोज यहाँ दिख रहा है सबको ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो सपोज मैं यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो अब H प्लस को निकाल के फिर से H प्लस ही डाल रहे हैं, तो जो ये हमारा रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कोई फायदा तो है नहीं रिएक्शन करवाने का, इसीलिए इस वाले को हम नहीं चूज करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो दिस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो करा हम क्या रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे, तो अगेन ये वाला भी प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट अब इधर आओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और ये वाला जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हमारा एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज हो जाएगा। ठीक है, या फिर वहां पे पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो, ये ऑक्सीजन वाली फैमिली में सल्फर बिलोंग करता है। तो अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होता है, साइज बढ़ जाएगा। अगर मैं साइज देखूं यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का, तो किसका होगा साइज ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे हमने ये वाला ग्रुप लिया है बेंजल्डिहाइड, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाया हुआ है। इस वाले में क्या होता है, जो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे आता है, मेटा वाली पोजीशन पे। याद रखोगे गलत हो जाएगा अगर गलत पे सब्स्टिट्यूट करवा दोगे तो अब देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, मेटा वाले पे। मतलब यहाँ का जो H प्लस होगा वो निकल जाएगा, H प्लस की जगह ये जो H प्लस होगा वो यहाँ पे आके हो जाएगा, अटैच हो जाएगा H2O प्लस। मेटा वाली पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड का भी किया था हमने, लिख लो।
हो गया सबका? हो गया? अब बस एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लो। डांस वर्ड सुना है कभी? दूसरे वे में सुना होगा। देखो यहाँ पे इसका जो कीवर्ड है वो देखो, सुना है कभी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, उसी का ये पार्ट है। अब देखो डाई डाई का मतलब क्या होता है? टू। इन मतलब डबल बॉन्ड। तो दो बार अगर डबल बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में तो उसको हम कहते हैं डाई ईन्स। ठीक है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। एक हो जाएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड डाइन्स में क्या होगा? एक ये कंपाउंड है हमारे पास, रैंडमली यहाँ पे कहीं पे भी दो बार डबल बॉन्ड है, इस वाले को कह देंगे आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट होता है क्यूमुलेटेड। इस वाले में क्या खास बात है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, कोई गैप नहीं होगा। है ये सेम कंपाउंड है जो हमने अभी ड्रॉ किया है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी है, ठीक है, दो छोड़ के। यहाँ पे सेम जो कार्बन है, मतलब ये जो कार्बन है इसके साथ में ही होगा, ज्यादा गैप नहीं होगी, मतलब कोई गैप ही नहीं होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में। इस वाले को हम कहते हैं क्यूम्यूलेटेड डाइन्स। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड पढ़ा भी है, देखा भी है। कॉन्जुगेटेड वाले में आप देखो सेम कंपाउंड में बना दूंगी यहाँ पे। अब बताओ इसका डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए? ऑल्टरनेट पे होगा। एक ये हो गया, इस वाले को छोड़ के इस वाले पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डाइन्स की स्टेबिलिटी देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर।